नमस्कार दोस्तों। आप सब कब से मुझे कह रहे थे सर इस रीट का क्या होगा, इस रीट का क्या होगा। और सोशल मीडिया पर देखो या पत्रिका पर देखो ना, चारों ओर जो भी छाई हुई ना, केवल और केवल रीट छाई हुई। रीट के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे सोशल मीडिया में प्रश्न कर रहे थे, कमेंट भी करके बता रहे सर क्या है, क्या मामला होगा और क्या नहीं होगा। तो मैं आज आपको पूरा का पूरा क्लियर बता देने वाला हूं कि रीट जो है ये घोटाला अगर हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कब हुआ है और आगे जो है प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा और कैसे विद्यार्थियों को फायदा नहीं मिलेगा, आगे इसके ऊपर क्या क्या चर्चा होगी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। पूरा का पूरा मैं बताना हूं, जैसे कि हमने नाम रखा है महाघोटाला। नो डाउट रीट पूरा का पूरा जो हो गया ना दोस्तों, वो क्या हो गया आपको महाघोटाले के अंदर बदल ही चुका है। ऐसा इतिहास में कभी ना हुआ होगा कि इतने लोगों के पास में पेपर पहुंचना अपने आप में एक कह सकते हैं कि बड़ी असफलता है, चाहे वो सरकार की समझे चाहे अपन प्रशासन की समझे। देखिए कैसे क्या हुआ था, तो हाल ही में आपको पता होगा कि सबसे पहले ये कहानी शुरू कहां से होती है दोस्तों। तो कहानी शुरू होती है कि जब आप रीट का पेपर सितंबर महीने में हो रहा था, तब कुछ सेंटरों पर पेपर ऐसे आए जिनके सील खुले हुए थे, लिफाफे खुले हुए थे। वहां से लोगों को डाउट हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं जो है ना पेपर क्या हुआ था, आउट हुआ था। लेकिन सरकार को इस बात को सरकार ने यह कह के दबा दिया था कि पहले आपको पता हो तो सितंबर महीने के कुछ दिन पहले एक ट्रक पलटा था जिसके अंदर अपने पेपर थे। तो उन्होंने यह सोच लिया कि भाई ट्रक पलटने की वजह से सील खुल जाते हैं, नॉर्मल सी बात होती, कुछ होती नहीं है। तो लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही पेपर हुआ और एक दो दिन के बाद में बत्तीलाल निकल करके आया था, है ना। सबसे बड़ी कहानी जो शुरू की थी वो इसने की थी भाई। बत्तीलाल आया था तब 2-5 दिन तक मामला गरमाया था, कुछ न कुछ कि नहीं पेपर आउट हुआ है, पेपर आउट हुआ है। लेकिन इतने लोगों के पास में जाने की कोई बात नहीं आई थी, तो वापस में बात जो ना वही की वही दम देगी, कोई खास बात नहीं है, चलो हो जाता है ना। बत्तीलाल तक की कहानी आपको पूरी की पूरी पता होगी। लेकिन सरकार ने क्या किया था कि जैसे ही बत्तीलाल ने की, तो सरकार ने क्या किया, जांच के आदेश दे दिए कि पेपर आउट हुए हैं या नहीं, जांच करो। तो जांच के जो आदेश दिए थे वो दिए थे आपके एसओजी को। एसओजी क्या होता है दोस्तों, जैसे कि सेंट्रल में सीबीआई होता है ना, वैसे राज्य सरकार में भी एक एसओजी होता है ना, स्पेशल ऑपरेशन टीम ग्रुप। जो ये क्या करती है भाई, कुछ विशेष कारणों के ऊपर रिसर्च करने का काम करती है, विशेष चीजों के ऊपर क्या करती है, सर्च करती है। इसने पूरे के पूरे इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। हिमांशु जो थे इनके अध्यक्ष थे, जिनके देखरेख में सब कुछ ये हो रहा था, जिनको हाल ही में ट्रांसफर कर दिया गया इनका, जैसा कि बताया जा रहा है। तो वो इनकी जांच कर रहे थे। जांच करते करते एक आदमी बाहर निकल करके आया था दोस्तों, जिसका नाम था भजनलाल। इसने सर्वाधिक मामला बिगाड़ दिया है आपकी रीट का। रीट का बिगाड़ने वाला मामला ये था, भजनलाल आया था, भजनलाल ने पूरा का पूरा मामला बिगाड़ दिया। एसओजी ने जब इसके साथ में पूछताछ की कि कैसे क्या हो रहा था, तो भजनलाल के सामने एक नाम और निकल करके आया दोस्तों, जिसका नाम था कृपाराम। अब ये कृपाराम जो था, है ना, कृपाराम ही था कि राम कृपाल था, राम कृपाल, है ना, जो भी था राम कृपाल। अब ये जो था राम कृपाल, इसने क्या गणित लगाई थी, ये कोई खास आदमी नहीं है। जयपुर के अंदर एक इसकी स्कूल चलती है और एक कॉलेज चलती है, जो भी गवर्नमेंट की जगह पे इसने कब्जा करके बना रखी है। इसकी स्कूल जो है वो दोस्तों ब्लैक लिस्टेड है। ब्लैक लिस्टेड स्कूल का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर कोई भी सरकार के द्वारा गतिविधि, सरकारी प्रशासनिक कार्यक्रमों की या सरकार के द्वारा कोई भी कार्यक्रम चलाया जाए तो वो गतिविधि इसके अंतर्गत नहीं होगी। मतलब ना इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि एग्जाम के सेंटर भी वहां पे नहीं आएंगे। लेकिन इसकी स्कूल में एग्जाम का सेंटर दिया गया था। तो लोगों को और डाउट हुआ भाई यहाँ पे क्यों दिया गया था। इसके साथ में जो कड़ी थी, इसने 2 सालों के और नाम लिए दोस्तों। आपको पता है उदयलाल, वैष्णवी वगैरह बहुत सारा नाम आए थे। इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, सब चवन्नी अठन्नी। इन लोगों का कोई वो इतना वजूद नहीं है कि ये 5-5 करोड़ या 20-20 लाख रुपए देते। इनका काम नहीं है, ये केवल और केवल एक मुखौटा का काम है। विष्णु कांस्टेबल जो था उसकी बात आई थी, उसने अपने पत्नी को दिया, पत्नी ने आगे दिया, ऐसे वायरल होते रहते, पेपर आगे आगे चलते रहे थे। अब कितने के पास गए नहीं गए ये पता नहीं था। लेकिन ये जो था राम कृपाल, इसके साथ में इसका एक संबंध था व्यक्ति के साथ में जो सर्वाधिक आया था, डॉक्टर प्रदीप पारासर। आपने नाम सुना होगा। ये डॉक्टर प्रदीप पारासर कौन था दोस्तों, ये व्यक्ति जो था प्रदीप पारासर, ये था दोस्तों आपके कोऑर्डिनेटर। इसको कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भाई परीक्षा के अंदर जो कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं, जो लगभग जो बनते हैं वो सरकारी कर्मचारी बनते, तो ये सरकारी कर्मचारी नहीं था। इसके बावजूद इसको कोऑर्डिनेटर बना दिया गया था। इसको कोऑर्डिनेटर कहां बनाया था, जहां उसकी स्कूल थी, उस स्कूल के अंडर में जहां था जयपुर का, इसको क्या बना दिया, कोऑर्डिनेटर। अब जहां आपके आरपीएससी का जो अध्यक्ष था, जिनको अभी बर्खास्त किया था, जारोली, ये जारोली जो था, जारोली और ये प्रदीप पारासर दोनों एक ही स्कूल के अंदर लेक्चरर थे। इनका पहले से एक दूसरे के साथ में क्या था, संबंध था। तो जारोली इसका लेक्चरर, इसके साथ में प्रदीप पारासर, इसके साथ में कृपाराम, इन तीनों का हुआ था कनेक्शन। पेपर कहां से आउट हुआ दोस्तों, तो पेपर हुआ था जारोली के यहां से, शिक्षा संकुल जयपुर के यहां से क्या हुआ था, पेपर को आउट करा दिया गया था दोस्तों। शिक्षा संकुल से जो है ना पेपर आउट हुआ था। अब शिक्षा संकुल क्या होता है दोस्तों, शिक्षा संकुल के अंदर पेपर जो है ना सर्वाधिक सुरक्षित पड़े रहते हैं, वहां से आगे फिर चलते हैं।
तो कहते हैं कि भाई ये जो स्कूल वाला मालिक था ये इसके अंदर गया था, इसने पेपर से वहां से लिफाफा उठाया, पेपर को खोला, उसकी फोटोकॉपी वगैरह की, वापस पेपर वहां से रखा, सील पैक किया और वहां से निकल गया था। अब शिक्षा संकुल इतनी बड़ी जगह जो पूरे के पूरे सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहते हैं, प्रशासन का उसके ऊपर कंट्रोल रहता है, बहुत सारी पुलिस फोर्स जो है वहां पे लगाई जाती है। ऐसी परिस्थिति में एक मामूली सा स्कूल संचालक अंदर तो जा नहीं सकता है, इसके पीछे कुछ न कुछ तो बड़ी सेटिंग होगी। गया है, पेपर लिया है, फोटोकॉपी लेकर के पेपर को क्या निकाल दिया था दोस्तों, बाहर निकाल दिया था। ये डाटा लेकर के मार्केट में आया और पूरा का पूरा माहौल गर्मा गया कि अब लोगों को पहचानना मुश्किल हो रहा है कि कितने लोगों के पास में पेपर गया और कितने लोगों के नहीं। कुछ लोग कह रहे भाई इस जिले में इतने लोगों के पास में गया, इस जिले में इतने लोगों के पास में गया, पेपर आगे से आगे बढ़ता गया दोस्तों। लेकिन इसमें जो मेन रोल था इन्हीं का था, इसको भी बर्खास्त कर दिया। इसने बर्खास्त करते ही ना बहुत सारी पोल खोलने शुरू कर दी। इसने आगे से जाके जैसे इसको जारोले को बर्खास्त किया, इसने कह दिया भाई मैं अकेला नहीं हूं, सरकार की देख रेख में पेपर आउट हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकारों का भी इसके ऊपर क्या आ रहा है, खास कहीं की नजर रही थी। एक ये था, एक खास बात मैं आपको और बता दूं कि जो प्रदीप पारसर था ना, इसको 2011-12 के आसपास में जो टेट हुई थी उस वक्त भी कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, है ना। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं उस वक्त भी कांग्रेस सरकार थी, वर्तमान में भी कांग्रेस सरकार है, हालांकि अपन टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की शंकाएं इसके ऊपर भी जा रही है। दूसरा आपको कारण बता दो दोस्तों कि इस बार सारे लोग संकोच में थे कि पेपर इतना इजी क्यों आया। ये मेरी व्यक्तिगत राय है ना, ये कहीं से आई नहीं है कि पेपर जो आया था इतना सरल क्यों आया था दोस्तों। तो मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि ये पेपर आउट होने की प्लानिंग इनकी बहुत पहले से थी, बहुत बड़ी रणनीति थी इस पेपर आउट कराने के पीछे। क्योंकि उनको पता है कि हम पेपर आउट कराएंगे, हजारों के पास में जाएगा, जिनके पास में पेपर जाएगा जाहिर सी बात है उनके 140 के आसपास में नंबर आएंगे 150 में से। अब पेपर मान लीजिए कि पेपर टप दे दिया गया तो जो 1000 बच्चे हैं उनके तो 140 आएंगे, बाकी सब 110 के आसपास में रुक जाएंगे। तो इतना अंतर 30 नंबर का अंतर होगा तो लोगों को पहले डाउट चला जाएगा इतना अंतर कैसे हो सकता है, इनके 140 और 110 ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे उन्होंने क्या किया कि पेपर दे दिया इजी, तो इनको लगे कि 125 130 इजीली सबके नंबर आ जाएंगे, बाकी 140 आ जाएंगे, 2-5 नंबर का इतना डिफरेंस रहेगा तो कुछ शक नहीं करेगा। शायद इसीलिए इन्होंने इतना पेपर इजी बना दिया हो। बाकी इतने इजी पेपर एक टीचर बनने के लिए जो दिया जाता है वो अपन सोच नहीं सकते कि इतना आसान पेपर आ सकता है। तो ये भी इसके पीछे क्या हो सकता है, बड़ा कारण हो सकता है। खैर ये बातें होती रहेगी, अपन को इनसे कोई लेना देना नहीं, अपन को तो ये सोचना है कि विद्यार्थियों के लिए क्या भला है। कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि रीट रद्द हो जाए, कुछ लोग कर रहे हैं कि प्रोसेस में चली जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ ना हो, केवल इसकी सीटें जो है 50,000 करा दी जाए। तो मैं आपको बता दूं कि 3 तरह के लोग हैं जो अपनी अपनी तरफ से विरोध कर रहे हैं। नंबर 1, जिन बच्चों के अच्छे प्राप्तांक आ रहे हैं, जैसे 130 आ रहे हैं, 135 आ रहे हैं, वो बच्चे कह रहे हैं कि कोई फालतू की वजहमारी ना हो, ये खत्म जो है ना, ये रीट का मामला ये खत्म हो जाए और प्रोसेस आगे बढ़े और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिले। क्योंकि उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि हमारी नौकरी लग चुकी है, क्योंकि हमारे 135 के आसपास में नंबर आ रहा है तो हमें कौन रोकेगा, ये चाह रहे हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग कौन है, जिनके मध्यम नंबर आ रहे हैं, 120 125 के आसपास में नंबर आ रहे हैं, ये लोग ये सोच रहे हैं कि सीटों को क्या कर दी जाए, ये जो 31,000 है इसको 50,000 में कन्वर्ट कर दी जाए ताकि हमारी भी नौकरी लग जाए। ये दूसरी कैटेगरी के। तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनके नंबर बहुत कम आए, जिनके चांस सिलेक्शन के कोई चांस की उम्मीद नहीं है, वो लोग चाह रहे हैं कि पेपर को क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। ये 3 कैटेगरी अभी तक राजस्थान में बटी हुई जो स्टूडेंट्स के खिलाफ चल रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चलो ठीक है, पहली कैटेगरी के लोग जिनके 135 नंबर आ रहे हैं, तो देखो अपन ये नहीं कहते कि पेपर कितने लोगों के पास में पहुंचा है, लेकिन जिस हिसाब से माहौल दिया जा रहा है, जिस हिसाब से मार्केट में एक चल रहा है कि इतने इतने लोगों के पास में गया था, करोड़ों में जो है पेपर बिका है। बहुत सारे लोग कुछ कोचिंग संस्थानों का नाम भी ले रहे हैं, कुछ लोग एक एक जिले वाइज नाम ले रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग अभी आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि 135 में भी आपका चयन हो रहा है, आप नहीं कह सकते हो। आपके 135 आ रहे हैं, हो सकता है आप विरोध न करो, कल प्रोसेस आगे बढ़ जाए और आपका 135 में सिलेक्शन नहीं होता, फिर आप विरोध करोगे नहीं, अब पेपर आउट हुए थे। तो पहले ही आपको यहां पे सोचना है, आप ये नहीं कह सकते कि 135 में मेरा हो जाएगा, क्योंकि पेपर आउट हुए होंगे तो हो सकता है कि 30,000 के 140 नंबर आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कोई पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, मीडियम कैटेगरी वाले सोच रहे कि 50,000 सीटें पार हो जाए, अरे 50,000 हो जाऊं या कितनी भी हो जाओ, अगर पेपर आउट हुआ है तो बोले 31,000 कर दो या 1 लाख कर दो, जितने लोगों के पास में गए होंगे उतने तो फर्जी टीचर बनने ही बनने हैं। तो हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, शिक्षक होने के नाते तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा तो नहीं करना देंगे, फर्जी टीचर तो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्हें जाने कितने ही बच्चों के भविष्य को वो क्या करेगा, खराब करेगा। तीसरी कैटेगरी के लोग जिनके नंबर नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे पेपर कर दे, रद्द कर दो। चलो हम तो ये भी नहीं कहे कि पेपर रद्द करो, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं हमारे घर में अगर शादी ब्याह हो और 1500 लोगों को अगर मैनेज करना हो तो भी हमें पसीने आ जाते हैं। उन्होंने 15 लाख 20 लाख लोगों को एक दिन में मैनेज किया और एक दिन में एग्जाम दिलाया, बहुत बड़ा प्रोसेस है, हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो जाती हो, रद्द करना इसका कोई ऑप्शन नहीं है, भी हम भी मानते हैं। लेकिन अगर एक बड़ी मात्रा में जब पेपर आउट हो गया हो तो दूसरा चारा भी नहीं बचता है। लेकिन गवर्नमेंट के पास में एक ऑप्शन और है दोस्तों, जिसमें सबकी सुविधा है, ये अपने हिसाब से हम कह सकते हैं कि जैसे ये परीक्षा
परीक्षा करवाई गई, मान लीजिए पेपर बहुत सारा आउट हो गया, तो काम करो, इसको सीधी भर्ती बनाओ मत, इसको पात्रता परीक्षा के अंदर बदल दो कि बस केवल बच्चों के 90 नंबर आए हैं मतलब बच्चा पास हो गया है, इजिबिलिटी टेस्ट कर दो इसको अंदर, केवल पात्रता परीक्षा मान्यता दे दो। फिर क्या कर दो कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी अलग से करवा दो, उसमें 31,000 रखो, 50,000 रखो, 70,000 रखो, वापस से भर्ती करवा दो, जीके साइकोलॉजी का पेपर दे दो, या जो पेपर थे वो के वही पेपर वापस ले लो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा करके, लेवल बढ़ा करके, कुछ भी कर सकते हो। तो पात्रता परीक्षा रख दी जाए तो इसमें किसी का भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सब एक नए रूप से जुड़ेंगे दोस्तों। देखो मैं तो कह रहा हूं कि किसी बच्चे के 140 भी आ रहे हैं ना, तो एक जिम्मेदार नागरिक के होने के नाते तो वो तो यही समझेगा कि भाई अगर एक वास्तविकता में वो भारतीय हैं और हम अपने संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, हमारे एक संस्कृति को, शिक्षा व्यवस्था को अगर बचाना चाहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी यही बनती है कि जो कुछ भी हो सत्य हो, इसमें स्वार्थ साधने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि पेपर मान लो कि 500 लोगों के पास ही पहुंचा, ज्यादा के पास में नहीं पहुंचा, तो ये 500 फर्जी टीचर भी क्यों बने? इसकी जगह पे 500 पढ़ने वाले बच्चे तो बाहर हुए ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, या तो कुछ न कुछ कठोर कार्रवाई की जाए, इन लोगों को पकड़ा जाए, इनके साथ में कुछ ऐसी कार्रवाई की जाए कि आगे के बारे में, आने के बारे में ये सोचे। मैं तो कह रहा हूं कुछ कार्रवाई नहीं भी करोगे तो पेपर अगली बार में कम आउट होंगे। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आपको पता है कि पेपर जो बिके वो करोड़ों में बिके। करोड़ों में बिकने का मतलब अगर मैंने सपोज मान लीजिए कि मान लीजिए मैंने पेपर लिया हो, तो मैंने अगर मान लो 10 लाख रुपए दिए, तो मैंने अकेले ना 10 लाख रुपए नहीं दिए, ये मैं कह रहा हूं, मान लेना मैंने लिया नहीं है, मान लेना कि मैंने नहीं दिए, मैंने ये 1-1 लाख रुपए 10 लोगों से लिए होंगे, इन 10 लोगों से लिए होंगे, 10 लोगों से मैंने 1-1 लाख रुपए लिए होंगे। जो मुझे 1 लाख दे रहा है उसने 25-25 हजार रुपए 4 जनों से लिए होंगे। पेपर तो ऐसे ही बटा होगा ना, किसी एक आदमी ने अपनी जेब से कोई 10 लाख रुपए थोड़ी दे दिए होंगे, नहीं दिए होंगे। इस तरीके से उनकी क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये टीचर भी क्यों लगे दोस्तों? इन टीचरों को भी लगने की कोई हक नहीं है। तो अपने मेरे हिसाब से जितने भी यूथ थे अगर वो डिमांड कर रहे हैं सरकार से, तो ये करना चाहिए कि इसको पात्रता परीक्षा कर दी जाए और आगे थर्ड ग्रेड नहीं ले ली जाए। अब जिस बच्चे ने 10 लाख रुपए दिए या 1 लाख रुपए भी दिया ना, वो कभी भी खुल करके ये नहीं कहेगा जिसको भी दिए कि मैंने इसको 1 लाख रुपए दिए, पेपर इन्होंने रद्द करवा दिया, मुझे लाख रुपए वापस दो, क्योंकि वो कहेगा तो अपने आप में एक अपराधी है, उसको सजा होगी। वो कभी नहीं कहेगा दोस्तों। जिसने पैसे दिए वो आगे आकर के कभी नहीं कहेगा कि मैंने पैसे दिए, क्योंकि कहेगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी उनको। ये नहीं होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है दोस्तों। तो अपन अगर इनडायरेक्टली कहें तो चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे कुछ शिक्षा से जुड़े हुए लोग हो, चाहे कुछ सरकारी कर्मचारी हो, सबकी एक बहुत बड़ी श्रृंखला थी। और इसमें इस पेपर को क्या करवाया गया है, पूरा का पूरा आउट करवाया गया। इसके बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है दोस्तों। तो आप जितने भी शिक्षा वर्ग के लोग इससे जुड़े हुए हैं, एसटीसी बीएड किए हुए जुड़े हुए, हम मानते हैं कि ये भर्ती बहुत लंबी होगी, आपका इंतजार बहुत लंबा हो गया था, आपने बहुत तैयारी की थी, लेकिन अभी भी हमें सही तरीके से निर्णय लेने की आवश्यकता है। क्योंकि आपका एक गलत निर्णय आने वाली भर्तियों के ऊपर भी क्या हो सकता है भाई, हावी हो सकता है। क्योंकि अगर पेपर आउट हुआ है, 135-30 नंबर आए हैं, तो पेपर को रद्द करने की बजाय केवल पात्रता परीक्षा में बदल दी जाए। पहले भी होती थी, टेट और थर्ड ग्रेड अलग अलग होती थी आरपीएससी की भर्ती, अब भी कर दी जाए, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। 3 महीने का समय देकर के कर दी जाए, ये सबसे आसान और सिंपल तरीका है। इससे बेहतर तरीका और कोई हो नहीं सकता। अब ये भर्ती जा रही है धीरे धीरे कोर्ट में। भाई जब अगर कोर्ट ने कह दिया है कि भर्ती को रद्द कर दी जाए, तो 100% फिर आप, मैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अपने भारतीय संविधान में जो होता है, वो न्यायालय जो होता है, वो सर्वे सर्वा होता है, उसने कह दिया तो उसको मानना पड़ेगा, कुछ भी अपन नहीं कर सकते। ये बात जरूर है कि अभी तक जो पेपर बाहर आए हैं वो केवल लेवल 2 के आए, लेवल 1 की अभी तक कोई बात नहीं हुई है दोस्तों। अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अभी तक प्रक्रियाएं जांच की शुरू है। हो सकता है पकड़ाते पकड़ जाए, लेवल 1 के भी आ सकते हैं, तो उनकी भी कुछ हो सकता है। लेकिन अभी तक जो पेपर की बात हो रही है, लेवल 2 वाले हो रहे हैं, लेवल 1 वाले जो है अभी तक सेफ है, उनके कोई पेपर की आउट हुई नहीं है। तो आप लोग अगर कुछ भी किसी भी प्रकार का विरोध कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो सोच समझ करके करें कि हमें क्या करना है, कि पेपर रद्द करवाना है या नहीं करवाना है। रद्द करवाना तो कोई इसकी समस्या का एक समाधान हो नहीं सकता, इसके अतिरिक्त कुछ ना, क्योंकि रद्द नहीं करवा सकते। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था, एक महोत्सव की तरह इसे मनाया गया था, लोगों में खुशी थी, सब कुछ हुआ है, लोगों ने परीक्षा दी, तो किसी की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। और थर्ड ग्रेड की अगर कर दी जाए तो ये सबसे आसान तरीका यही होगा मेरे हिसाब से। देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एक रामायण जो बना था, पूरा की पूरी एक श्रृंखला बनी थी, इस तरीके से पेपर आया था। और इस तरीके से जो है आप लोगों के साथ में, आप लोगों के विश्वास के साथ में कहीं ना कहीं क्या हुई थी दोस्तों, गद्दारी कह सकते हो, धोखा कह सकते हो, आपके साथ में हुआ, निश्चित तौर पे हुआ। क्योंकि बच्चे बेचारे साल 2-2 साल तक क्या करते हैं, मन लगा करके, मेहनत के साथ में, पैसे बगाड़ करके कोचिंग करते हैं, पढ़ते हैं, एप्लीकेशन खरीदते हैं, और फिर उनके साथ में ऐसा हो जाता, तो कहीं ना कहीं दुख होता है। बिल्कुल विधिवत तरीके से आप इनका विरोध करो, और जो भी होगा सब लोगों के हित में फैसला होगा। इसलिए शांति बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा फोकस करें अपनी पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि सबसे
बेहतर जो है वो तरीका पढ़ी है। थर्ड ग्रेड भी कराएंगे तो भी आपको पढ़ना है, रद्द होगी तो भी आपको पढ़ना है, आगे प्रोसेस हो गया तो इन्होंने 20,000 रुपए नई घोषणा कर दी उसके लिए भी पढ़ना है। आपके पास में एक ही काम है, वो है पढ़ना। तो सारी बातों को छोड़े, ये एसओजी का काम है, सरकार का काम है, वो कार्रवाई करती रहेगी, जो भी फैसला आएगा हमें भी मंजूर होगा। और अपने पास में केवल और केवल काम है, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि भर्तियां जो है आपके सामने आ रही है। तो ऐसे समय ना गंवाएं, सब कुछ होगा, अच्छा होगा। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद।